फोकस हो इधर। देखो बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स की हम बात कर रहे थे, उसमें से दो फिगर्स की हम मेनली यहाँ बात करेंगे जो बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज होते हैं। ध्यान दो, एक है टेट्राहेड्रन और एक होता है पैरेललोपाइड, ठीक है ना। तो टेट्राहेड्रन का अब फिर से वही बात है, ध्यान दो कि है ये फिगर 3D का और इसको सोचना है 2D में, ठीक है ना। तो सोचना है 2D में, तो फिर यहाँ पे मतलब इसको फिर एक मॉडल के थ्रू समझते हैं, है ना। तो इसको हम समझेंगे पेन वाले मॉडल के थ्रू, ठीक है ना। देना 3 पेन दो, 3 पेन दो मुझे जरा। देखो मैं ये पेन वाले मॉडल को पहले यहाँ फिगर से समझाता हूँ। सबसे पहली बात तो ये इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ इससे अभी ले देना नहीं, ठीक है। और ये ब्लू को भी मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे हाथ में जो 3 पेन्स है वो आपको यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, ये तीनों पेन के जो टिप है उनको ज्वाइन करता हुआ एक एक पेन अज्यूम कर लिया। तो जैसे ही हमने वो एक एक पेन अज्यूम किया तो ये जो शेप बना इसको हम कह रहे हैं टेट्राहेड्रन। तो जरूरी क्या है ये समझना कि मेरे हाथ में जो मॉडल है ना, और जो यहां बना हुआ है वो दोनों में तालमेल हो, ठीक है ना। और सारा देखो पॉइंट ऑफ व्यू का खेल है। अगर मैं अभी नहीं दिखाता, है ना, तो इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी होगा कि यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसका वन ऑफ द डायगोनल AC है। नहीं, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसका वन ऑफ द डायगोनल AC है। तो सारा इस बात का खेल है कि आप सोचते क्या हो, ठीक है ना। तो फिर से समझाता हूं, यहां पर इसको फील करने का मतलब क्या हुआ, इस टेट्राहेड्रन को फील करने का मतलब ऐसे 3 पेन्स अपने हाथ में है जो ये ब्लैक कलर से दिख रहे हैं, है ना। और इनके टिप जो है इनको हमने ज्वाइन करके 3 और पेन्स अज्यूम कर लिए। तो वो जो 3 और पेन्स हमने अज्यूम किए वो ये हो गए, और इससे जो शेप बना इसको हम कह रहे हैं टेट्राहेड्रन। इसमें देखो एजेस कितने, 6, 3 हाथ में और 3 जो हमने अज्यूम किए, ठीक है। फेसेस कितने, 4, फेसेस कितने, 4, 3 तो हवा में और एक जो अज्यूम पेन्स को ज्वाइन करने से बना, ठीक है। पकड़ो अब यहां पे, अब देखो यहां पे लिखा हुआ है साइड में फेसेस ABD ABC ACD BCD। एजेस क्या हो गए, AB AC AD BC CD BD, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जब भी आप टेट्राहेड्रन का फिगर बनाओगे ना, तो ये जो ब्लू से ट्रायंगल बना हुआ है इसको स्केलिन रखना। जितना स्केलिन रखोगे उतना बढ़िया आपको ये टेट्राहेड्रन का लुक आएगा। तो बेसिकली ब्लू से ट्रायंगल बना लिया और उसके तीनों वर्टिसेस से आड़ा तिरछा 3 लाइन खींच के एक जगह मिला दिया, तो आपको वो टेट्राहेड्रन बन चुका है, ठीक है ना। अच्छा, फेसेस हो गए, एजेस हो गए। अब अगर हम ऑपोजिट एजेस की बात करें तो जरा सोच के देखो, तो जो AC पेन है उसके सामने वाला पेन होगा BD, AC पेन के सामने वाला पेन होगा BD, AD पेन के सामने वाला पेन होगा BC, AB पेन के सामने वाला पेन होगा CD। तो ये जो पेयर ऑफ एजेस हम बोल रहे हैं इनको हम बोलते हैं ऑपोजिट एजेस, ठीक है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है कि ये जो 4 फेसेस है, ठीक है, ये जो 4 फेसेस है मतलब ABD ABC ACD और BCD, हर फेस एक ट्रायंगल है, हर फेस एक ट्रायंगल है। और उस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड्स हम मान लेते हैं G1 G2 G3 G4। BCD का G1, ACD का G2, ABD का G3, ABC का G4, ठीक है ना। तो जैसे ही आपको वो सेंट्रॉइड्स यहां फील होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो BCD का हमने इंडिकेट किया G1, BCD का इंडिकेट किया G1, ठीक है। अब जैसे ही G1 को आप A से ज्वाइन कर रहे हो, जैसे ही G1 को आप A से ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको यहां एक सेगमेंट मिला AG1, बिल्कुल ऐसा ही एक सेगमेंट मिलेगा BG2, और ऐसा ही एक सेगमेंट मिलेगा CG3, और ऐसा ही एक सेगमेंट मिलेगा DG4, ठीक है। तो ये जो 4 सेगमेंट्स आ रहे हैं, दीज 4 सेगमेंट्स आर कॉनकरेंट, ठीक है, दीज 4 सेगमेंट्स आर कॉनकरेंट।
और इनके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को हम कहते हैं सेंट्रॉइड ऑफ दिस टेट्राहेड्रन, जिसको हमने यहां जी बोल दिया। ठीक है, अब इसकी एक खास बात क्या होगी कि ये जो चारों सेगमेंट्स है इनको वर्टेक्स की साइड से 3:1 के रेशियो में बांटेगा, वर्टेक्स की साइड से 3:1 के रेशियो में बांटेगा। ठीक है, अब देखो, अब आपने कहा सर मैं तो नहीं मानता, कैसे होगा बताओ आप, है ना। तो जरा देखो यहां पर इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर की चीजों को सोचने का सबसे इजीएस्ट वे होता है थ्रू पोजीशन वेक्टर्स। तो हमने चारों वर्टिसेस के कुछ कुछ पोजीशन वेक्टर्स मान लिए। ठीक है, अब जरा देखो तो आपको यहां G1 का पोजीशन वेक्टर क्या दिखा, ये BCD का सेंट्रॉइड है। तो G1 का पोजीशन वेक्टर, अरे मत चला बट एसी चल ही रहा है, बैठो ना, तबीयत खराब हो जाएगी। देखो G1 अपना BCD का सेंट्रॉइड है, तो G1 के पोजीशन वेक्टर आप क्या बोलोगे, B प्लस C प्लस D, B प्लस C प्लस D डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहां पे एक चीज करते हैं हम कि ये अपने पास मान लेते हैं कि सेगमेंट है AG1, है ना, और इसको कोई पॉइंट है G जो कि A की साइड से AG1 सेगमेंट पर एक पॉइंट हम खुद से अज्यूम कर लेते हैं G, है ना, और मैं कह रहा हूं कि ये 3:1 के रेशियो में A की साइड से इसको बांट रहा है। तो जरा देखो तो आप इस G के पोजीशन वेक्टर क्या लिख पाओगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, तो क्या होगा 1 इंटू A प्लस 3 इंटू दिस, कितना हो गया, और अपॉन 4। क्लियर है क्या? ठीक है, अब जरा सोचो, नाउ सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं कि ACD का सेंट्रॉइड है G2, ACD का सेंट्रॉइड है G2, तो G2 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, A प्लस C प्लस D बाई 3। बोलो, अब BG2 को मिला दो और उस पर एक पॉइंट कंसीडर करो जो कि इसको B की साइड से 3:1 के रेशियो में बांट रहा है। कुछ अच्छा फील हुआ? उधर से भी वो पॉइंट आपको क्या पोजीशन वेक्टर दे रहा है, यही तो दे रहा है। क्या प्रूव हो गया? दोनों बातें एक साथ, क्या कि ये जो चारों सेगमेंट्स हैं दीज आर कॉन्करेंट, है ना, और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जो है वो हर ये सेगमेंट को वर्टेक्स की साइड से 3:1 के रेशियो में काट रहे हैं। क्लैरिटी? तो अब देखो यहां से लगे हाथों हमें किसी टेट्राहेड्रन के सेंट्रॉइड को निकालने का फॉर्मूला मिल चुका है। क्या मिल चुका है? पहले सेंट्रॉइड का फील क्या हुआ, वो जो सेगमेंट जहां कॉन्करेंट हो रहे हैं उसी को सेंट्रॉइड कह रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर अब के बाद किसी टेट्राहेड्रन के तीनों वर्टिसेस पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में पता है तो हमें उसके सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर पता है। क्या बोलेंगे? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर डिवाइडेड बाई 4। ट्रायंगल में होता है बाई 3, टेट्राहेड्रन में हो गया बाई 4। ठीक है, इनफैक्ट हमने अगर देखो आप तो इसको भी ऑलरेडी प्रूव कर दिया। ठीक है ना, तो अब देखो, अब यहां से अपने पास देखो जरा एक चीज, ये वापस अब यहां प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अब देखो आपको यहां से G जो मिला वो क्या मिला, A प्लस B प्लस C प्लस D बाई 4, है ना। तो देखो यहां से एक बड़े काम की चीज निकल के आ रही है कि इस टेट्राहेड्रन के अंदर G को हम क्या कह रहे हैं, G को हम कह रहे हैं, G अपना हो गया सेंट्रॉइड ऑफ क्या, टेट्राहेड्रन, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन ऑफ टेट्राहेड्रन क्या, ABCD, ABCD। ठीक है ना, तो सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन ABCD का मतलब हो गया आपको चारों वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर का सम डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब यहां से इसी के पैरेलल एक इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है कि
अगर मैं कह रहा हूं कि G इज द सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन ABCD, है ना, तो आप सोच के देखो, अगर हम A को ओरिजिन पे फील कर लें, अगर हम A को ओरिजिन पे फील कर ले, ठीक है ना, जैसे यहां पे ये एक एग्जांपल है अपने पास, A को हमने कहां फील किया? ओरिजिन पे। तो जरा देखो तो A को ओरिजिन पे फील किया और BCD के पोजीशन वेक्टर्स कुछ कुछ मान लिए, क्या? B वेक्टर, C वेक्टर, D वेक्टर। तो देखो सबसे पहली बात तो यहां आपको क्या पता चला कि दिस वेक्टर विल बी B वेक्टर, दिस वेक्टर विल बी C वेक्टर एंड दिस वेक्टर विल बी D वेक्टर। यस और नो? ठीक है। और अगर हम इसके सेंट्रॉइड G की पोजीशन वेक्टर की बात करें तो उसमें एक तो 0 हो गया, तो आप क्या बोलोगे? 0 प्लस B प्लस C प्लस D और डिवाइडेड बाई क्या? 4। तो डिवाइडेड बाई 4, यानी कि यहां से ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि G जो है वो एक्चुअली आ गया B प्लस C प्लस D डिवाइडेड बाई 4। अब इसका एक मजेदार पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हुआ कि आप B वेक्टर को क्या पढ़ रहे हो? AB वेक्टर। C वेक्टर को क्या पढ़ रहे हो? AC वेक्टर। D वेक्टर को क्या पढ़ रहे हो? AD वेक्टर। बोलो। और G का पोजीशन वेक्टर ये है तो AG वेक्टर। आपको क्या फील होगा? ये नहीं। तो यहां ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होते ही आपको एक मजेदार पॉइंट ऑफ व्यू यहां मिला कि अच्छा ठीक है, जहां टेट्राहेड्रन का सेंट्रॉइड है अंदर कहीं, है ना, उसको किसी एक वर्टेक्स से अगर ज्वाइन करें तो वो जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है कौन? AG वेक्टर या BG वेक्टर या CG वेक्टर, कोई भी एक की बात हो रही। तो जैसे मैं बात कर रहा हूं AG वेक्टर की, तो AG वेक्टर को हम कह सकते हैं A से जो 3 साइड्स जा रहे हैं, A से जो 3 साइड्स जा रहे हैं उनको वेक्टर के फॉर्म में अगर जोड़ के बाई 4 कर दें तो हमें सीधा वो AG वेक्टर मिल जाएगा। इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो, ठीक है। तो ये हमने टेट्राहेड्रन को जस्ट स्टार्ट लिया है, फेमिलियर हुए थोड़ा। अब पैरेललोपाइप्ड की बात करो तो पैरेललोपाइप्ड का मतलब हुआ कि चलो वापस 3 पेंस दे रहे, ठीक है। अब देखो पैरेललोपाइप्ड का मतलब हुआ कि देखो मेरे हाथ में ये 3 पेंस है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहां पर ये सारा ब्लू वाला मिटा देते हैं, ठीक है। अब मेरे हाथ में ये 3 पेंस हैं, ठीक है ना। ये वहां देखो फिगर में बना हुआ है ब्लैक से, विजुअलाइज हुआ, ठीक है। अब आप क्या करो, ये पेंस को एडजेसेंट साइड्स मानते हुए पैरेललोग्राम्स बनाओ, ये पेंस को एडजेसेंट साइड्स मानते हुए पैरेललोग्राम बनाओ। तो चलो एक काम करते हैं, पहले एक बार मैं वापस उस फिगर को ले आता हूं और देखो बारी बारी से देखो, ये मिटाते हैं, ठीक है। अब चलो बारी बारी से देखना, जैसे अगर हम OA और OB को एडजेसेंट साइड्स मानते हुए पैरेललोग्राम बनाएंगे, देखो ये बन गया, बन गया, ठीक है। फिर OB और OC को एडजेसेंट साइड्स मानते हुए पैरेललोग्राम बनाएंगे, देखो ये बन गया, बन गया, ठीक है। तो देखो यहां हवा में एक पैरेललोग्राम, यहां हवा में एक पैरेललोग्राम। अब जो बाकी साइड्स मिल रहे हैं उससे भी हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना शुरू कर दिए, ठीक है। देखो दिख रहा है, जैसे हमने ये सारे मिलाए पैरेललोपाइप्ड बन गया, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि हम जिस कमरे में बैठे हैं वो भी वन ऑफ द पैरेललोपाइप्ड, ठीक है ना। हाँ, बट ये जनरलाइज्ड पैरेललोपाइप्ड नहीं है, ये क्यूबॉइड है। हम जिस कमरे में बैठे हैं वो क्या है? क्यूबॉइड है। तो ज्यादा जनरलाइज्ड पैरेललोपाइप्ड क्या हुआ कि अगर यही कमरा ऐसा होता कि इसका हर फेस जो है, कितने फेस है गिनो, तो 1 2 3 4 5 6, बोलो 2 2 2। तो ज्यादा जनरलाइज्ड ये कमरा कब होता है पैरेललोपाइप्ड? जबकि इसका हर फेस एक पैरेललोग्राम होता जो रेक्टेंगल नहीं है, हर फेस एक पैरेललोग्राम होता जो रेक्टेंगल नहीं है, मतलब बेसिकली डिस्टॉर्टेड कमरा, उसको हम क्या कहेंगे? पैरेललोपाइप्ड। और जो स्टार्ट में मेरे हाथ में 3 पेन्स थे वो ये 3 ब्लैक लाइंस हैं, ये कोऑर्डिनेशन ध्यान में रखना है,
कभी भी मॉडल के थ्रू अगर सोचेंगे तो ये दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम ये बात समझ गए तो सबसे पहले तो हम इससे फेमिलियर होते हैं कि इसमें फेसेस कितने, तो हो गए 6, एजेस कितने 12, ठीक है। तो एजेस हो गए 12। अब इसमें बॉडी डायगोनल की बात करते हैं, है ना। दो तरह के डायगोनल होते हैं, फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल। फेस डायगोनल तो हम समझते हैं। बॉडी डायगोनल की बात करें तो जरा देखो, तो जैसे जिस कमरे में हम बैठे हैं तो ये वाला कोना को उस कोने से मिलाओ, एक ऊपर वाले कोने को इधर ऑपोजिट कोने से मिलाओ, 2 वो वाले कोने को इधर मिलाओ, 3 ये वाले कोने को उधर मिलाओ, 4। तो ये आपको हर पैरेलल पाइप में ऐसे 4 बॉडी डायगोनल्स मिलेंगे। अपने यहां इस वाले फिगर के हिसाब से एक बॉडी डायगोनल हो गया ओजी, रुको एक शायद, अरे ये चलो क्या कुछ नाम देते हैं, यहाँ शायद मिट गया है, क्या हो जाएगा, अपने पास आ गया है टी, ये ई है, सॉरी ई है, अभी ठीक है ना। तो देखो यहां पर क्या हुआ, बॉडी डायगोनल्स की बात करो तो एक बॉडी डायगोनल दिख रहा है ओजी, दूसरा बॉडी डायगोनल दिख रहा है बी, तीसरा दिख रहा है एएफ, बोलो, तीसरा दिख रहा है एएफ और एक दिख रहा है सीडी, है ना। तो अब फंडा ये है कि एक बार इसको भी अभी मिटाता हूं। फंडा ये है यहां पे पैरेलल पाइप के केस में कि आपको यहां जो 4 बॉडी डायगोनल्स दिख रहे हैं, these 4 बॉडी डायगोनल्स आर कॉन्करेंट, these 4 बॉडी डायगोनल्स आर कॉन्करेंट, ठीक है। अच्छा रुको, पीछे एक और पॉइंट इसमें आता, ठीक है ना। यहां पे देखो ये वाली चीज में एक और बात छूट गई। अच्छा जरा देखना, तो इस वाले फिगर में वापस वहीं आता हूं, एकदम से ध्यान आया तो मैं सोच रहा हूं पहले बता ही दूं। देखो तो जरा एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एज हुआ ए बी और सी डी, ए बी और टेट्राहेड्रन में, फिर मैं उसमें वापस आता हूं पहले पार्ट में। इस टेट्राहेड्रन में एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एज हुआ ए बी और सी डी। जरा ए बी के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर देखो तो क्या होगा, a प्लस बी बाई 2, और जरा सी डी के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर देखो, c प्लस डी बाई 2। अब ये जो दो मिड पॉइंट्स आए इनको मिला दो, है ना, और अब इनका मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर देखो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4। तो वो जो हमें सेंट्रॉइड मिला था ना, देखो एक लाइन यहां और है कि ऑल्सो जॉइन ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी एंड बी डी विल गेट बाइसेक्टेड एट जी। मतलब अगर हम पेयर ऑफ ऑपोजिट एजेस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो वहां से जो सेगमेंट्स आ रहे हैं, दो सेगमेंट्स आर ऑल्सो कॉन्करेंट ऑन द सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रन, ठीक है। अब वापस इसमें आते हैं, ध्यान आ गया नहीं तो मैं सो जाता, ठीक है। अब देखो, अब यहां क्या बात हो रही है कि जो आपको 4 बॉडी डायगोनल्स दिख रहे हैं दे आर कॉन्करेंट, और जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है उसको हम पैरेलल पाइप का सेंटर बोलते हैं। जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है उसको पैरेलल पाइप का सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे इसको विजुअलाइज करना है कि ऐसा कैसे हो रहा है ना। तो देखो अब एक और जरूरी बात, जैसे ही आप किसी चीज को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में सोचते हो तो वहां सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, सुटेबल चॉइस ऑफ ओरिजिन। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सुटेबल चॉइस ऑफ ओरिजिन। जैसे अगर बात करें हम टेट्राहेड्रन के सबसे बेस्ट पॉसिबल प्रोसीडिंग की, तो देखो ये आपके सामने पड़ा हुआ है, सॉरी ये आपके सामने पड़ा हुआ है क्या, कि हमने किसी एक वर्टेक्स पर ओरिजिन को रख लिया और बाकी 3 पॉइंट्स को कुछ कुछ पोजीशन वेक्टर मान लिया। तो इससे क्या फायदा हुआ, ये साइड्स जो हैं ए बी ए सी ए डी हमें वेक्टर के फॉर्म में दिखने लग गए। हाँ, ऊपर हमने यहां इसको प्रूव करने में ऐसा क्यों नहीं माना, क्योंकि हमें सिमेट्री यूज करनी थी, इस वजह से हमने प्रॉपर ए बी सी डी 4 पोजीशन वेक्टर्स मान लिए। अदरवाइज बेस्ट मेथड क्या होगा, ये वाला टेट्राहेड्रन के केस में। तो वैसे ही पैरेलल पाइप के केस में क्या होगा, आप जो आपके हाथ में 3 पेन है उनका जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है वहां ओरिजिन को रख लो, ठीक है। और मतलब आप यहां पर इसको 0 बोल दो, है ना, और इसका पोजीशन वेक्टर ए, इसका पोजीशन वेक्टर बी, इसका पोजीशन वेक्टर सी। अब आप पहले ये बात फील करो कि जैसे ही आपने ये वाला सेटअप माना
तो आपके हाथ में जो 3 पेन्स थे, नाउ दे आर वेक्टर्स। क्या एक वेक्टर हो गया, एक पेन हो गया ए वेक्टर, एक पेन हो गया बी वेक्टर और एक पेन हो गया सी वेक्टर। और इंटरेस्टिंग क्या है, इन्हीं 3 के टर्म में आप सारे वर्टिसेस को लिख सकते हो। कैसे? तो देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगाते जाओ, तो आप ओडी को क्या बोलोगे, ए प्लस बी। ओडी को क्या बोलोगे, ए प्लस बी। ओरिजिन आपने कहां प्लेस कर रखा है, ओ पर, तो आपको डी का पोजीशन वेक्टर दिखने लगा ए प्लस बी। अच्छा देखो यहां से मैं मिला के भी दिखाया था, देखो ना ये अपना हुआ ना, तो ओडी वेक्टर इज ए प्लस बी, ठीक है ना। तो वहां से हमें डी का पोजीशन वेक्टर दिख गया। सिमिलरली देखो फिर से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, तो ओ एफ वेक्टर आपको क्या दिख रहा है, बी प्लस सी। तो आप यहां से मजे से फिर आप इसको एफ के पोजीशन वेक्टर को क्या लिख पाए, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां से अपने पास जरा ओई को ऑब्जर्व करो, ये भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, बोलो। तो आप यहां से ओई वेक्टर को क्या कह पा रहे हो, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो इसका मतलब आपके ई के पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, ए प्लस सी, ए प्लस सी, ठीक है। अब बचा कौन, जी। तो जी के लिए जरा देखना, तो अपने पास ओडी पहले से था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और डीजी आ गया, क्या बोलोगे, सी वेक्टर। तो आपको ये जो ओजी दिख रहा है ये क्या दिखेगा, दिस प्लस दिस, ट्रायंगल ऑफ एडिशन से। तो अगर आप देखो तो आपको यहां पर ये जो जी है इसका पोजीशन वेक्टर दिख गया। तो पैरेललोपाइड के अंदर घुस के कोई बात अगर करनी है तो ये बेस्ट वे है। टेट्राहेड्रन के अंदर घुस के कोई बात करनी है तो ये बेस्ट वे है। मिनिमम अननोन्स के साथ आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो अब देखो ये मानने का फायदा क्या हुआ, ये वाली लाइन ऑब्वियस हो गई। क्या लाइन थी ये, कि जो बॉडी डायगोनल्स है, ठीक है, जो बॉडी डायगोनल्स है दे आर कॉन्करेंट, ठीक है। तो जरा सोचो तो कैसे कह रहे हैं दे आर कॉन्करेंट। तो जरा ओजी का मिड पॉइंट देखो तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए एफ का मिड पॉइंट देखो तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। बी का मिड पॉइंट देखो तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और सी डी का मिड पॉइंट देखो तो क्या आएगा, है ना। तो हर तरफ से मिड पॉइंट तो सेम ही पोजीशन वेक्टर दे रहा है। व्हाट डज इट मीन, कि दे आर कॉन्करेंट। और इतना ही नहीं, हमें वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है उसका पोजीशन वेक्टर भी दिख गया, क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2, है ना। अब जरा इसको वो पेन वाले तरीके से सोचो, तो ये फील क्या करा रहा है कि आपको, सुनना ध्यान से, आपके हाथ में जो 3 पेन्स है वो अगर वेक्टर के फॉर्म में पता है, इनको हम बोलते हैं 3 कोटर्मिनस एजेस। 3 कोटर्मिनस एजेस। कोटर्मिनस एजेस मींस तीनों का इनिशियल पॉइंट सेम हो या टर्मिनल पॉइंट सेम, ठीक है ना। तो आपके हाथ में जो 3 पेन्स है अगर वो वेक्टर के फॉर्म में पता है तो इन तीनों पेन को यूज करके जो पैरेललोपाइड बन रहा है उसका जहां भी सेंटर होगा वो आपके तीनों पेन्स का कॉमन पॉइंट कहां पे है, जो मीटिंग है, तीनों पेन का जो मीटिंग है उससे उस सेंटर को जो ज्वाइन करोगे वो वेक्टर आप मजे से देख सकते हो। क्या बोलोगे, तीनों वेक्टर्स का सम डिवाइडेड बाई 2। तीनों वेक्टर्स का सम डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो देखो यहां पे, यहां से हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम ये बात समझ गए तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या, कि जो P है उसके लिए क्या बोलोगे, कि जो OP वेक्टर आएगा, जो OP वेक्टर आएगा, सेंटर को हम P बोल रहे हैं। अच्छा, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोपाइड का सेंटर, है ना। तो ये जो सेंटर है अगर हम उसको P बोल रहे हैं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि OP वेक्टर, ठीक है ना। चलो एक काम करता हूं, मैं लिख देता हूं यहां पर, मिड पॉइंट ऑफ
मिड पॉइंट ऑफ और इधर पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ OG क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, है ना। मिड पॉइंट ऑफ OG a प्लस बी प्लस सी बाई 2 पोजीशन वेक्टर एज वेल एज DC एज वेल एज AF एज वेल एज B, जो हमने माना वहां से। तो इस बेसिस पर हम यहाँ एक रिजल्ट क्या बोल रहे हैं कि जो OP वेक्टर होगा, जिसको कि आप P का पोजीशन वेक्टर पढ़ रहे हो, है ना। तो O के रेफरेंस में O ओरिजिन हो ये जरूरी नहीं है, हमने यहाँ ओरिजिन इसको अज्यूम किया। तो O के लैंग्वेज में यहाँ क्या बात करेंगे कि जो OP वेक्टर है इट इज एक्चुअली OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर अपॉन 2, है ना। तो टेट्राहेड्रल में ध्यान रखना बाई 4 होता है, पैलोपाइप में बाई 2, ठीक है। अब यहां से देखो हम एंटर करते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स में। इसमें जो बहुत बेसिक बातें हैं जो आप पहले से जानते हो उसको मैंने यहां लिख रखा है, बस एक बार फटाफट गो थ्रू होते चले जाएंगे। मेन तो हम क्वेश्चन सॉल्विंग पे आएंगे सीधा, ठीक है ना। तो अब जैसे देखो यहां पर ए डॉट बी क्या डिफाइंड होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट एक स्केलर है, ठीक है ना। तो देखो जहां हम थीटा क्या बोल रहे हैं, ए और बी के बीच का एंगल है ना। अब यहां से कुछ बेसिक बात है कि अगर मैं मॉड ए को ए और मॉड बी को बी बोल रहा हूं तो जरा देखो, तो सबसे पहले तो ए डॉट बी की रेंज ऐसी आ जाएगी माइनस ए बी से ए बी, बोलो हाँ है ना, ठीक है। जहां जरूरत पड़े बोलना, मैं डिटेल में समझा दूंगा। अब अगर हम मान लेते हैं कि ये नॉन नल वेक्टर्स है, तो आपको कभी भी ए डॉट बी ए बी के बराबर दिख रहा है तो इट मीन्स थीटा इज 0, और कभी भी ए डॉट बी माइनस ए बी के बराबर दिख रहा है तो इट मीन्स थीटा इज पाई। डॉट प्रोडक्ट हमें दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को निकालने का सबसे आसान रास्ता देता है कि अगर एंगल बिटवीन वेक्टर्स है थीटा तो कॉस थीटा क्या हो गया, ए डॉट बी अपॉन ए बी, यानी कि ए कैप डॉट बी कैप, हम इसको ये भी कह सकते हैं। अब फिर सोचो अगर ए डॉट बी पॉजिटिव है, अब बी केयरफुल, यहाँ एक गलती होती है हमसे, अगर ए डॉट बी पॉजिटिव है तो अपने माइंड में सीधा आता है कि थीटा इज अक्यूट। अब उसमें एक चीज रेक्टिफाई करने की जरूरत है, नहीं, थीटा या तो अक्यूट है या जीरो है। कभी भी ए डॉट बी पॉजिटिव आया तो इसका मतलब थीटा या तो अक्यूट है या जीरो है। सोच के देखो, जब जीरो होगा तब तो वो तो क्या हो गया, मॉड ए मॉड बी का प्रोडक्ट ही तो होगी, ठीक है ना, कॉस जीरो तो 1 हो गया। और बिल्कुल उसी तरीके से अगर कभी आपको ए डॉट बी लेस देन जीरो दिखता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब थीटा हुआ या तो ऑब्ट्यूस या फिर पाई। पाई क्यों, मॉड ए मॉड बी कॉस पाई कितना होगा, -1, तो नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो ये कई बार हम मिस कर जाते हैं। अच्छा, अगर कभी ए डॉट बी जीरो है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी खुलती है, या तो दोनों में से कोई एक नल है या फिर एंगल इज π/2। हाँ, अगर ए और बी नॉन नल वेक्टर्स है तो फिर यहां से ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, दिस विल इंप्लाई थीटा इज π/2, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट की जहां तक हम बात करें तो ए डॉट बी बोले या बी डॉट ए बोले, बात तो एक ही है। मतलब हम इसको यूं कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। फिर ये वाली बात देखो, तो डॉट प्रोडक्ट नहीं, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। एसोसिएटिव का तो यहां कोई सेंस ही नहीं बनेगा। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये प्लस या माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना। मतलब आप ए डॉट बी प्लस सी को लिख दोगे ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट बी माइनस सी को लिख दोगे ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी, और इसी का कन्वर्स क्या होगा कि अगर कभी हमें ये दिख रहा है तो यहां से ए देखो कॉमन हो गया, या फिर ये दिख रहा है तो यहां से ए देखो कॉमन हो गया, ठीक है ना। फिर नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आप ए डॉट ए को क्या लिखते हो, मॉड ए कॉस 0, यानी कि मॉड ए का स्क्वायर, है ना। अच्छा, कई बार आपको ए डॉट ए ऐसा नोटेशन लेता भी दिखेगा। भाई वेक्टर पे पावर का कोई सेंस तो होता नहीं है,
बोलो। लेकिन अगर कभी आपको वेक्टर ए का स्क्वायर दिख रहा है तो ये इनडायरेक्टली आपको ए डॉट ए की बात कर रहा है। अरे नीचे मत देखो, इधर देखो, ठीक है। अब यहां से एक जरूरी बात, ये इतने काम की चीज है कि वेक्टर के मॉड का कोई भी क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, वेक्टर के मॉड का कोई भी क्वेश्चन विल स्टार्ट फ्रॉम इट्स स्क्वायर और उसका अगला स्टेप लिखेंगे ए डॉट ए। मॉड का कोई भी क्वेश्चन विल स्टार्ट फ्रॉम इट्स स्क्वायर और उसका अगला स्टेप लिखेंगे ए डॉट ए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मॉड ए प्लस बी के स्क्वायर की, तो इट इज एज सिंपल एज दिस। अब इसको जब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये तो नॉर्मल अलजेब्रा की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये अगले स्टेप में क्या हो गया, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। बिल्कुल उसी तरीके से मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर के लिए हम लिख देंगे मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। और यहां से इनको जोड़ो तो एक और यूजफुल चीज निकल के आ रही है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर इज एक्चुअली 2 टाइम्स मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसी बात को हम इस पैरेललोग्राम के रेफरेंस में अगर देखें तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, ध्यान दो, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स वेक्टर के फॉर्म में अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर है तो उनका एक डायगोनल होता है ए प्लस बी, दूसरा डायगोनल होता है ए माइनस बी। तो जरा देखो तो ये रेड वाला जो रिजल्ट है आपको यही तो कहना चाह रहा है कि डायगोनल्स के लेंथ के स्क्वायर का सम, यहाँ 2 टाइम्स लिखा हुआ है। तो देखो ये मॉड ए है, ये मॉड ए है, ये मॉड बी है, ये मॉड बी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी पैरेललोग्राम में डायगोनल्स के लेंथ के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू साइड्स के लेंथ के स्क्वायर का सम। मतलब ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर की बात करें तो क्या हो गया, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी डॉट सी, सी डॉट ए। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स देखें तो हम क्या कहेंगे, अच्छा आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स है ना। तो सेम में जब भी डॉट करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और अलग अलग में जब भी डॉट करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और अगर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को डायरेक्शन रेशियोज के टर्म में लिखे हुए, मतलब आई जे के टर्म में लिखे हुए हैं, तो ए डॉट बी का मतलब जस्ट क्या हो गया, आई वाला आई से भिड़ा, जे वाला जे से भिड़ा, के वाला के से भिड़ा, और यहां से आपको ए डॉट बी क्या दिखा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। अब यहां से अगर देखा जाए तो अगर ए एंगल बी थीटा है तो कॉस थीटा का आपको ये मजे से फॉर्मूला मिल गया, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 और अपॉन दोनों के मॉड का प्रोडक्ट, रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू रूट अंडर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। जानते हैं ना सब लोग ये, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे फास्ट कर लिया है। अब सुनो, यहां से क्या होगा, इफ a इज परपेंडिकुलर टू b तो मतलब क्या हुआ, ऐसा, और अगर a इज पैरेलल टू b मतलब एक दूसरे का क्या है, स्केलर मल्टीपल है, और अगर स्केलर मल्टीपल है तो आई जे के का कोफिशिएंट अगर इक्वेट करोगे तो आप क्या कहोगे कि ये तीनों डायरेक्शन रेशियोज ऐसे हैं कि उनका कोई भी मल्टीपल लेंगे तो उस हिसाब से दूसरे वाले वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो हमें मिल जाना, ठीक है ना। तो 2 वेक्टर्स के पैरेलल होने को चेक करना और 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर होने को चेक करना, ये आर्टिकल अपने माइंड में है, आई होप पहले से है, तो आप इजीली डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। फिर एक ऑब्जर्वेशन देखो कि हम किसी भी वेक्टर ए को ऑलवेज लिख सकते हैं ए डॉट आई इंटू आई कैप प्लस ए डॉट जे इंटू जे कैप प्लस ए डॉट के इंटू के कैप। अरे इधर ध्यान दो, नीचे मत देखो, ठीक है। अब देखो यहां पर इसको इजीली समझा जा सकता है, जैसे यहां रेड से मैंने समझा रखा है। मान लो ए वेक्टर है a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k, तो जरा देखो तो ए डॉट आई क्या आएगा, a1, ए डॉट जे क्या आएगा, a2, ए डॉट के क्या आएगा, a3। तो आप इस a1 को क्या फील करो, ए डॉट आई, इस a2 को क्या फील करो, ए डॉट जे, और इस a3 को क्या फील करो। तो यही वाली बात तो आ रही है कि नहीं। अब अगर ये वाली बात हमें पता है तो यहीं से हाथ के हाथ एक और बात निकल के आ जाएगी कि हम मॉड ऑफ ए के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं,
ए डॉट आई का स्क्वायर प्लस ए डॉट जे का स्क्वायर प्लस ए डॉट ए, है ना। तो ये डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें थी, आप जानते ये सब पहले से हो, है ना। मेन इनके एप्लीकेशन पे फोकस करना है, ठीक है ना। अब चलो यहाँ से अब हम इनके एप्लीकेशन स्टार्ट लेते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, लेट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ तीनों का मॉड हमें पता है। तो देन फाइंड, यहाँ दो बातें दे रखी है, ठीक है ना, काम ही खत्म। फर्स्ट की बात अगर कर रहे हो तो आप कह सकते हो कि मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से हम इसका स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी को 0 करके और अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर और प्लस 2 सिग्मा ए डॉट बी, है ना। और ये क्या हो गया, 0। तो देयरफॉर यहाँ से हम क्या कह रहे हैं, सिग्मा ए डॉट बी इक्वल्स टू सिग्मा ए डॉट बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ, जरा देखो, 4 प्लस 9 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सेकेंड कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अब देखो मैंने इसका रास्ता क्या चुना, मैं ए प्लस बी को लिख देता हूँ और मॉड लगा के स्क्वायर कर देता हूँ। तो जैसे ही मॉड लगा के स्क्वायर करूँगा तो यहाँ से आ गया मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर, ऐसा। अब यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर, है ना, और प्लस 2 ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड सी का स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगर आप देखो तो यहाँ से ये क्या हो गया, तो 2 ए डॉट बी को हम क्या लिख देते हैं, अगर ए एंगल बी थीटा है तो 2 ए डॉट बी को हम क्या लिख देंगे, 2 मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा। और इधर ये हो गया कितना, 16 माइनस 9 माइनस 4, ठीक है ना। तो देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ से आ गया अपने पास कितना, तो ऊपर तो हो गया 3 और नीचे हो गया अपने पास 4 इंटू, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 12, कितना आ गया, ठीक है। इसी का एक पॉइंट ऑफ व्यू और हो सकता था कि आपको चूंकि तीनों वेक्टर्स का वेक्टर सम क्या दिख रहा है, 0, वेक्टर सम दिख रहा है 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इजीली एक ट्रायंगल आप ऑलवेज सोच पाओगे जिसमें ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। तो आपसे बेसिकली जो पूछा है वो अगर देखा जाए तो ये एंगल पूछा है, यस और नो। आपसे जो पूछा है वो ये एंगल पूछा है थीटा। तो आप इसको कोसाइन लॉ से भी कर सकते हो, ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला क्या होगा, तो आप यहाँ से सेम चीज को कह सकते थे कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, कोसाइन लॉ होता है, क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, है ना, माइनस मॉड सी स्क्वायर और अपॉन मॉड ए इंटू। तो हम चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, है ना, बस इसमें एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। बट ज़्यादा बेटर क्या है, ऊपर वाले, ठीक है, इस पचड़ में क्यों पढ़ना। अब फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है लेट ए कैप बी कैप सी कैप बी द 3 यूनिट वेक्टर्स देन फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मान लो अपना ये एक्सप्रेशन है ई, है ना, और हम इसको मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर क्या थॉट आ रहा है बताओ, फिर उसके बाद 2 4 6
6 माइनस फिर 2 cos थीटा उसका क्या करें, cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 का मैक्सिमाइज 3/2 कैसे? सो याद आंसर याद है इसका नाम जब तक लॉजिक नहीं समझ आए यूज नहीं करना है, ठीक है ना? ऐसे डब्बा की तरह मत बिहेव करो, याद आ गया। चुप। देखो, तो आप अगर 3 अननोन्स में जा रहे हो, ठीक है ना, यहां तो कहानी भी और ऐसी है कि नहीं? थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, ठीक है ना? तो इस पचड़े में तो जा ही नहीं सकते, ठीक है ना? हाँ, ये जरूर है कि स्टार्ट वही होगा। मैंने ई क्या देखा, सबको खोलो तो क्या हो गया? अच्छा, मॉड ए मॉड बी मॉड सी सब क्या है? 1 है। तो आपको यहां से 6 आ गया, 2 यहां से 2 यहां से 2 यहां से 6 आ गया, और उसके साथ क्या आ रहा है? तो -2 टाइम्स क्या? a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए, ठीक है? अब टू मैक्सिमाइज e मीन्स टू मिनिमाइज दिस, ठीक है? अब इसका रास्ता देखो, मैंने क्या निकाला। मैं यहां पर क्या कह सकता हूं कि मॉड ऑफ a कैप प्लस b कैप प्लस c कैप का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मजे से कह सकता हूं, ठीक है ना? अब यहां इसको खोल लो, तो खोलोगे तो ये क्या आ गया? 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 और प्लस 2 और सिग्मा a कैप डॉट b कैप इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? तो यहां से सिग्मा a कैप डॉट b कैप क्या बोलोगे, है ना? तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि E मैक्स इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू -3/2 यानी कि 9, है ना? और सबसे ज़रूरी है ये सोचना कि व्हेन, शुरू से कहता आया हूं, तो व्हेन इन वेक्टर्स का वेक्टर सम 0 हो जाए, मतलब व्हेन a कैप प्लस b कैप प्लस c कैप इक्वल्स टू 0, तो इस तरह की इक्वालिटी तो होल्ड कर ही जाएगी। हम ऐसे 3 वेक्टर तो ढूंढ ही सकते हैं जिनका वेक्टर सम 0 हो जाए और यूनिट वेक्टर। हरी बात समझे? ठीक है। अब हम इसका मतलब ई मैक्स कितना आया? 9। तो ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला डेटा है, ठीक है ना? तो इसकी दोनों बातें हम ध्यान में रखेंगे, है ना? क्या कि अब के बाद कभी भी ऐसा देखा, मेक श्योर कि वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर नहीं होगा तो फिर डेटा बदलेगा, ठीक है ना? बट प्रोसेस यही रहेगा। तो यहां से हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये जो अपना ई है, इसकी सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू आ रही है 9, और कब आ रही है? जब a कैप प्लस b कैप प्लस c कैप इक्वल्स टू 0 है, ठीक है ना? अब देखो, अब ये हम लोग हर साल पढ़ाते हैं, है ना? अब ये 2015 के 15 या 16 में जेई एडवांस का डिट्टो क्वेश्चन इस पर था, बिना पेन यूज करे सॉल्व हो जाना। क्या दिखा? ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स और ये वैल्यू 9, है ना? तो अब ये 9 मतलब ये तो मैक्सिमाइज्ड हो गया। तो मैक्सिमाइज्ड हो गया तो दिमाग में क्या आया कि भाई ठीक है, इसका मतलब तीनों का वेक्टर सम 0 है, और तीनों का वेक्टर सम 0 है तो देखो b प्लस सी को क्या लिख दिया? -a, और b प्लस सी को -a लिख दिया तो ये मॉड के अंदर लिखा हुआ है -3a, यानी कि 3 टाइम्स मॉड a, आंसर 3, ठीक है ना? तो इस तरीके से ये यूज हो जाता है। क्या? अरे मत करो, अभी तक कष्ट में क्यों बैठा? इधर थोड़ा, एक उधर हो जा, उधर देखो। तो यहां से क्या हुआ? यहां पे चूंकि ये एक्सप्रेशन अपनी ग्रेटेस्ट वैल्यू अज्यूम कर रहा है, तो अपने आप हमें यहां पे मैनिपुलेट क्या हो गया कि हेयर a प्लस b प्लस c विल बी 0, यूनिट वेक्टर गिवन है, इसलिए ये यूज कर पा रहे हैं। और नई थॉट आएगा तो पता है क्या होगा? फिर हम इसको प्रोसीड कर रहे हूँ, प्रोसीड करके फिर पकड़ में आएगा, अच्छा ये तो ये वाली बात हो रही थी, ठीक है ना? तो अब देखो यहां से देयरफॉर अगर हमसे पूछा गया 2a प्लस 5b प्लस 5c का मॉड, तो इसको हम यहां से लिख सकते हैं 2a माइनस 5a, तो बेसिकली इट इज मॉड ऑफ
3a एंड आंसर इज, ठीक है। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक्सप्रेस, मान लेते हैं दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, कुछ कुछ दिया हुआ है ना। अब कह रहा है एक्सप्रेस ए एज अ सम ऑफ टू वेक्टर्स सच दैट one is parallel to b and another is perpendicular to b। मतलब हम यहां पर क्या करते हैं, a को कुछ मान लेते हैं c प्लस d, जिसमें से c के लिए कह लेते हैं कि ये पैरेलल टू b है और d के लिए कह लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर टू b है, ठीक है। तो हमें ये C और D निकालना है। अच्छा देखो, जैसे ही C इज पैरेलल टू B आया तो हम यहां A को लिख पाए लैम्डा टाइम्स B और प्लस D, और टू यूटिलाइज कि D इज परपेंडिकुलर टू B हम क्या बोलेंगे, B डॉट D इज 0, है ना। तो B डॉट D इज 0। तो जरा देखो, तो अगर हम यहां बोथ साइड्स B से डॉट ले लें, तो B से डॉट लोगे तो ये क्या हो गया, A डॉट B प्लस लैम्डा B स्क्वायर, और B डॉट D क्या हो गया, 0। अब जरा देखो तो यहां से आपको A डॉट B तो निकाल पाओगे। A डॉट B कितना आ रहा है, 10 माइनस 2 प्लस 10 इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स B स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 4 प्लस 1 प्लस 4, है ना। तो देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब आपको C वेक्टर मिल चुका है। C वेक्टर क्या हो गया, 2b, C वेक्टर 2b, और 2b का मतलब क्या हो गया, 4i प्लस 2j प्लस 4k। तो देयरफॉर D वेक्टर क्या बोलोगे, तो D वेक्टर आप बोलोगे A माइनस C। अब A माइनस C का मतलब A में C को घटा दो, तो I माइनस 4j प्लस k, ठीक है। ध्यान दो ध्यान दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेक्टर v1 है, दूसरा वेक्टर v2 है। अच्छा एक और बात बताता हूं, क्या होता है, हम थ्रू फिजिक्स भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं IJK में, है ना। तो ऐसे IJK ना देके दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स या तीन नॉन कोपेयर वेक्टर्स के टर्म में क्वेश्चन आपको पूछ के वो कोशिश करता है कंफर्ट जोन खराब हो, है ना, बट कुछ भी नया नहीं होता, ठीक है ना, सब चीज़ें वही होती हैं। तो एक बार वो भी समझते हैं। देखो क्या है, v1 है, v2 है, मॉड a2 है, मॉड b1 है, ठीक है ना, और a एंगल b π/3 है। सबसे पहला काम यहाँ a डॉट b कर लेते हैं। क्या हो गया, तो मॉड a मॉड b और cos π/3, यानी कि 2 इंटू 1 इंटू हाफ, कितना हो गया, 1, ठीक है। a डॉट b आ चुका है ना। अब अपने को कह रहा है कि v1 एंगल v2 ऑब्ट्यूज है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या, मतलब लैम्डा की रेंज क्या। v1 एंगल v2 अगर ऑब्ट्यूज है तो लैम्डा की रेंज क्या, ठीक है ना। तो जरा देखो, v1 v2 ऑब्ट्यूज का मतलब यूटिलाइज क्या करना है कि डॉट हो जाए नेगेटिव, है ना। तो हम यहां सबसे पहले v1 डॉट v2 लेके चलते हैं। v1 डॉट v2 लेके चलेंगे तो 2 लैम्डा a प्लस 7b डॉट a प्लस लैम्डा b। डॉट में तो दिक्कत आती नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल अलजेब्रा की तरह बिहेव करता है। तो यहां से ये क्या हो गया जरा देखना, तो 2 लैम्डा a स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा b स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा a स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा b स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर, है ना, और प्लस 7 इंटू a डॉट, ठीक है ना। अब वहां से डेटा को उठा लेते हैं। तो मॉड a स्क्वायर मतलब क्या हो गया 4, तो 8 लैम्डा प्लस मॉड b स्क्वायर हो गया 1, तो 7 लैम्डा
और ए डॉट बी हो गया 1, तो 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7। नाउ व्हाट इज दिस? ये है अपने पास 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। अब इसका साइंस स्कीम लिख लेते हैं। साइंस स्कीम के लिए देखो यहाँ पर रफ में फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 14 लैम्डा प्लस 7। तो देखो यहाँ से लैम्डा प्लस 7 निकले आएगा 2 लैम्डा प्लस 1, ठीक है ना। तो आपको इसके 2 जीरोस दिख रहे हैं, कौन कौन से? -7 और -12, -7 और -12। अब यहाँ पर क्या हो गया? प्लस माइनस प्लस। अब अपने काम की चीज़ कौन है? -7 से लेकर -12, है ना। अब हम यहाँ आंसर कर दिए और ये गलती होगी, ठीक है। हम तो खुश हैं, ये परफेक्ट एकदम सही सॉल्व किया है। अब हमसे गलती क्या हुई है कि अगर आपने a डॉट बी लेस देन 0 पिक किया है तो इसमें वो भी लैम्डा मौजूद होगा जब a एंगल बी पाई होगा। जब a एंगल बी पाई होगा तो वो भी लैम्डा यहां मौजूद होगा, ठीक है। और सेम अगर अक्यूट के लिए क्वेश्चन सॉल्व होता तो वो भी लैम्डा मौजूद होता जिसके लिए a डॉट बी 0 होता। मतलब यहां से एक अनवांटेड वैल्यू जाएगी। कितने लोग सोच लिए थे? देखो मिस्टेक हो रहा है, जबकि अभी हमने वो सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं, ठीक है ना। देखो हमें लगता है कि हम वेक्टर जानते हैं, ठीक है ना, लेकिन जब तक एक अच्छे लेवल पे एप्लीकेशन को करके नहीं देखेंगे ऐसे फ्लॉ रह जाए। वो तो अभी देखो एंड तक में समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो, तो अब इस पे बहस करते हैं कि भाई वो लैम्डा अनवांटेड जो है उसको निकाले कैसे, क्योंकि हमें एंगल को तो ऑब्ट्यूस रखना था, है ना। तो उस अनवांटेड लैम्डा को निकाला कैसे जाए, ठीक है। तो देखो उस अनवांटेड लैम्डा को निकालने के लिए आपको यही तो देखना है कि कौन से लैम्डा के लिए v1 और v2 कोलिनियर है। कितने लोग बात समझ गए हो, है ना। मतलब आप अब अलग से प्रोसीड कर रहे हो क्या? v1 इक्वल्स टू समथिंग म्यू टाइम्स v2, है ना। अब v1 आपका क्या था? v1 आपका था 2 लैम्डा a प्लस 7b, तो 2 लैम्डा a प्लस 7b इक्वल्स टू म्यू टाइम्स और a प्लस लैम्डा b। अब मजेदार क्या है पता है? यहां से आपको लैम्डा की मतलब वो भी वैल्यूज कवर हो जाएंगी जिनमें एंगल 0 है और वो भी वैल्यूज कवर हो जाएंगी जिनमें एंगल पाई है। तो अपने तो जो अनवांटेड है वो मिल जाएगा और हटा दें। मतलब अक्यूट वाला भी हम साथ साथ सीख रहे हैं, यही काम वहां भी करना पड़ता। तो अब यहां पर आपको एक बात मैंने बोली थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ 2D के वक्त कि आपको कभी भी ऐसा मन करे कि बोथ साइड्स कोएफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं क्या, तो 2 में क्या चेक करना है? नॉन कोलिनियर। 3 में क्या चेक करना है? नॉन कोप्लेनर। तो यहां हम कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो देखो यहां से क्या आया? 2 लैम्डा इक्वल्स टू म्यू और 7 इक्वल्स टू लैम्डा म्यू, ठीक है ना। अब हम यहां से म्यू को 2 लैम्डा लिख देते हैं, तो दिस इंप्लाइज 7 इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 2 लैम्डा, है ना। इसका मतलब लैम्डा यहां से क्या आया? एक तो √7/2 और एक अपने काम का यहाँ कौन है? -√7/2। तो फाइनल जो हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे वो क्या करेंगे? -7 ओपन से -½ ओपन एक्सक्लूडिंग द वैल्यू कौन सा? -√ के अंदर 7/2, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट v1 v2 v3 v4 ये सब ab के टर्म में पता है, ठीक है ना। जहां कह रहा है कि v1 और v2 परपेंडिकुलर है और v3 और v4 परपेंडिकुलर है, तो हमें यहां से a एंगल b चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहां पर सबसे पहले v1 v2 परपेंडिकुलर मतलब क्या यूज करने को है? v1 डॉट v2 0। अच्छा, रही बात डॉट यूज करने की तो सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दो a a b b, बोलो
डायरेक्ट लिखूं? तो v1 डॉट v2 क्या होगा जरा देखो तो -5a² है ना, -5a² प्लस 6b² है ना, और यहां से देखो तो -10a डॉट b प्लस 3a डॉट b। ठीक है, और यहीं से एक इंफॉर्मेशन आप यूज कर रहे हो क्या, v3 डॉट v4 इक्वल टू 0। अब उसको वहां से यूज करो तो क्या आ रहा है, 4a² माइनस b², और ये हो जाएगा -4a डॉट b प्लस a डॉट b, कितना। अब आप में से अगर मैं किसी को यहां टाइम देता तो ज्यादातर लोग यहां पे आके रुकते, है ना। अब दिमाग लगाना है इसके आगे क्या करें, इसके आगे क्या करें, इस पे दिमाग लगाना है। तो जरा 30 सेकंड सोचिए कि मैं क्या करने वाला हूं। अच्छा, अपने दिमाग में क्या चल रहा है, ए और बी के बीच एंगल निकालना है कैसे भी करके, ठीक है ना। तो अगर हम मान लेते हैं कि लेट ए एंगल बी थीटा, तो आपको पता है कि कॉस थीटा जो है वो आ जाएगा क्या करने से, ए डॉट बी अपॉन ए बी करने से आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपने दिमाग में यही चल रहा है कि कैसे भी करके ए डॉट बी अपॉन ए बी करे, है ना। देखो चुप रहे, लल्लू चीज है, नहीं दिख रही आप लोगों को। रुको, सबसे पहले यहां से ए डॉट बी को एलिमिनेट करो, ठीक है। तो ए डॉट बी को एलिमिनेट करने का मतलब हम 3 टाइम्स 1 कर देते हैं प्लस 7 टाइम्स 2 कर देते हैं, ठीक है। तो 3 टाइम्स 1 प्लस 7 टाइम्स 2 करोगे तो हुआ क्या, जरा देखो, ये तो कट जाएगा और ये आ गया -15 और प्लस 28, 13a², है ना। और यहां से हो जाएगा 18 माइनस 7, तो 18b² माइनस 7b², कितना हो गया, प्लस 11b² इक्वल्स टू 0, ठीक है। हाँ, अरे रे, हाँ ठीक है, गलती हो गई। क्या है, 3 × 1 प्लस 7 × 2, तो 3 × 1 मतलब -15, और हमें करना सब्ट्रैक्ट था, यहाँ गलत लिख दिया है, ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, तो कितना हो गया, -15 और -28, कितना हो गया, -43 × a², ठीक है। और ये क्या हो गया, प्लस 18 और प्लस 7b², तो है ना। तो देखो यहां से आपको मिला कि 43a² विल बी, नीचे लिख लेते हैं, 43a² विल बी इक्वल्स टू क्या, 25b², ठीक है। तो आप नोटिस करो, आपको ए बी में रिलेशन मिल चुका है, ठीक है। अब मैं इनमें से किसी एक का यूज करता हूं, जैसे सेकंड, तो 3a डॉट बी को आप लिख पा रहे हो 4a² माइनस b², समझे क्या, है ना। अब यहां से आप क्या करो, तो b² को उठा लो और रख दो, या a² को उठा लो और रख दो, दोनों में से कोई। तो जैसे अगर हम b² को उठाए तो क्या लिखेंगे, 4a² और माइनस b² को क्या लिखोगे, 43a², है ना, और अपॉन 25, है ना। तो कितना आ गया, तो 3a डॉट बी इक्वल्स टू 57 a²/25। नाउ वी आर ऑल सेट टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो अब cos थीटा के लिए हम a डॉट बी को लिख देते हैं 19, ये तो 3 से कट जाएगा ना, हाँ ठीक है, 19a² और अपॉन a रहने दो, और b को यहां से लिख देते हैं, b को लिख सकते हैं √43 और अपॉन इंटू a। कुछ अच्छा फील हुआ, क्या अच्छा फील हुआ,
ए स्क्वायर तो कैंसिल, और कॉस थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 19/5√43। ठीक है, फिर देखो एक क्वेश्चन है, कह रहा है, अच्छा अभी मैं बस दिखाना चाह रहा हूं कि जितने हल्के में हम लेते हैं वैसा है नहीं, ठीक है ना। एक बार अच्छी वैरायटी हमें कवर करना पड़ेगा, तब जाके फिर हम कह सकते हैं अब तो कुछ भी पूछ लो, ठीक है ना। अब देखो जैसे, चलो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन को जरा अटेम्प्ट करो तो देखो, फंस रहे ना। अरे कंक्लूड होता दिख रहा है, बताओ फिर। चलो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं यहां पे, ऐसे क्वेश्चंस में, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना, इसलिए फंस रहे हम। देखो ऐसे क्वेश्चन में ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा यहां पर, बेसिकली अगर ये अरे देखो, अब चलो बंद करो, देखो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एलिमिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो मेरी नजर यहां पे जाके टिक गई, ठीक है, रुकना यार। देखो अब उसके लिए मैं क्या करूंगा यहां पर, तो जरा देखो, तो ये अपने पास है b माइनस ए डॉट b प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको जरूरत के हिसाब से मोल्ड करते हैं। इसको मैंने यहां क्या लिखा, b माइनस ए और डॉट, अब जरा देखो तो मैं अपनी तरफ से यहां 4b प्लस 4c लिख लेता हूं, चलेगा, और उस 4c को यहां से उड़ा देता हूं। तो 4c को यहां से उड़ाऊंगा तो ये आ जाएगा अपने पास क्या, b माइनस ए डॉट, अब 4c को क्या लिखोगे, a माइनस म्यू बी, तो ये बन जाएगा a प्लस, ठीक है। अब c ही क्यों उड़ाया, आप कह सकते हो सर c क्यों उड़ा रहे हो, इसकी वजह से इसको यूज करना ज्यादा आसान होगा। तो अब यहां पर क्या होगा, जैसे ही आपने ये प्रोसीड किया तो जो अलग अलग वाले वो तो 0 हो गए, बोलो। तो यहां से ये आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 4 माइनस म्यू इंटू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब रोक के रखते हैं इसको, ठीक है। अब चलो, अब फिर अब सेकेंड इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। तो देखो सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है, 2 mod b प्लस सी इक्वल्स टू mod b माइनस ए, है ना। नहीं रुको ना, 4 क्रिएट कर लेते हैं, 4b प्लस 4c, और इधर हो गया 2b माइनस 2a। अब फिर वहां से 4c को उड़ा लो, तो 4c को उड़ाओगे तो यहां पे क्या लिखा आपने इस 4c को, a माइनस म्यू बी, तो ये आ गया a प्लस 4b, और इधर 2b माइनस 2a। अब इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब स्क्वायरिंग करेंगे। अच्छा फिर से इंटरेस्टिंग क्या होगा, एक सेकेंड, स्क्वायरिंग करोगे तो अलग अलग वाला क्या हो जाएगा, 0। तो इधर बचा क्या जरा देखो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर 4b स्क्वायर प्लस, बात पकड़ में आई, अरे बोलो ना। अब जहां जहां a स्क्वायर है वहां क्या डाल दो, 4 माइनस म्यू इंटू बी स्क्वायर, तो 4 माइनस म्यू इंटू बी स्क्वायर, तो देखो यहां से क्या हो गया अपने पास, देखो तो 4 माइनस म्यू इंटू बी स्क्वायर और प्लस, इनफैक्ट देखो तो यहां से 4b स्क्वायर, नहीं रुको कोई बात नहीं, अगले स्टेप पे 4 माइनस म्यू की क्वाड्रेटिक बना लेंगे ना, काहे को इसको खोले, समझ रहे हो क्या, अरे हाँ ना बोलो, b स्क्वायर और इधर क्या 4b स्क्वायर, और ये जो 4a स्क्वायर है, अच्छा इसको इधर खींच सकते थे, ये क्या हो जाता -3। गेटिंग माई पॉइंट। अब इसका फायदा क्या, b स्क्वायर उड़ चुका है, और b स्क्वायर उड़ के
अगर देखा जाए तो ये लिखा हुआ है μ-4 का होल स्क्वायर, है ना, और +3 इंटू, है ना, और -4। देखो क्या लल्लू सवाल हो गया, है ना। तो यहाँ से हम μ-4 के रूट्स देख पा रहे हैं, है कि नहीं, ये तो क्वाड्रेटिक है। तो μ-4 के रूट्स देख पा रहे हैं। ये क्या हो रहा है आपके पास, हाँ, 1 और -4। तो देयरफॉर म्यू इक्वल्स टू क्या आ गया, 5 और 0। ठीक है, चल फिर देखो, अब ये क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है प्रूव दैट अक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज कॉस इनवर्स 1/3। जैसे ही फिगर बेस्ड क्वेश्चन हुआ, तुरंत सूटेबल चॉइस ऑफ ओरिजिन पे आइए, बेस्ट वे, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, सूटेबल चॉइस ऑफ ओरिजिन। अब बात एक क्यूब के डायगोनल्स के अक्यूट एंगल की बात हो रही है ना। तो देखो सबसे अच्छा क्या होगा, क्यूब को ले जाके ये कोने पे ले जाके रख देते हैं, जिसमें एक साइड अलाइन हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, दूसरा साइड अलाइन हो गया, जो 3 कोटर्मिनस एजेस है, एक अलाइन हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, दूसरा अलाइन हो गया पॉजिटिव एक्सिस से, तीसरा अलाइन हो गया पॉजिटिव जेड एक्सिस। और अगर क्यूब के एज की लेंथ है a, तो आप देखो तो आप सारे वर्टिसेस ही निकाल पा रहे। क्या हो गया, तो a के कोऑर्डिनेट्स हो गए a0 0, c के हो गए 0 a 0 और d के हो गए 0 0 a। अब बारी बारी से सब लिखते हैं। तो b के लिए क्या लिखोगे, a, a, 0। g के लिए क्या लिखोगे, तो 0 a, a। e के लिए क्या लिखोगे, तो e के लिए लिखोगे a0 a, ठीक है ना। और o तो अपना ओरिजिन है ही, तो f के लिए क्या लिख दोगे, पॉइंट की समझ अगर है तो a, a। क्यूबॉइड की भी जरूरत पड़ी तो यही करेंगे, उसके इसमें बस एजेस अलग अलग हो जाएंगे, एक हो जाएगा a, दूसरा हो जाएगा b, तीसरा हो जाएगा c। अब देखो काम ही खत्म है, कोई भी 2 डायगोनल वेक्टर के फॉर्म में आप लिख लो, है ना। तो चलो यहाँ पे एक डायगोनल हम लिखते हैं OF वेक्टर, क्या हो जाएगा, तो AI प्लस AJ प्लस AK, है ना। और एक डायगोनल लिख लेते हैं DB वेक्टर, विच विल बी AI माइनस AK। अब आपको जो कॉस थीटा निकालना है बेसिकली इन दोनों के बीच का अक्यूट एंगल, है ना। तो आप बेसिकली क्या बोलोगे, मॉड ऑफ OF डॉट DB और अपॉन OF इंटू DB, नहीं तो मॉड ऑफ OF डॉट DB। तो OF डॉट DB तो अपने पास क्या हो गया, मॉड के अंदर a² प्लस a² माइनस a², ये मॉड बंद किया, और नीचे OF डॉट DB। तो OF भी अपना √3a और DB भी अपना, है ना, कितना आ गया 1/3, ठीक है। फिर देखो एक क्वेश्चन है, फिर से वही ज्योमेट्री ओरिएंटेड, इसको जरा ट्राई करके देखो। देखो मैं इसको कैसे करूंगा, कह रहा है लेट r बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर सर्कमस्क्राइबिंग and small r be the radius of the sphere inscribed in a regular tetrahedron having length of its edges lambda, है ना। तो हमें स्मॉल r और कैपिटल R चाहिए। अब जरा सोचो, यहां पर मैंने क्या करा, इसको ओरिजिन, इसको A, इसको B, इसको C लिख लिया, ठीक है। तो इससे हमें OA वेक्टर, OB वेक्टर और OC वेक्टर इन टर्म्स ऑफ AB से मिल गए। अब ये रेगुलर शेप है तो आपको मॉड A, मॉड B, मॉड C तीनों क्या दिखा, लैम्डा। और अगर आप A डॉट B बोलो या B डॉट C बोलो या C डॉट A बोलो, एडजेसेंट साइड्स के बीच एंगल क्या होगा, π/3, है ना। तो ये हो गया बेसिकली दोनों वेक्टर्स का मॉड और इनटू cos π/3, यानी कि λ²/2, ठीक है। ये दो बातें हमें पता है। फिर हमने क्या देखा, चूंकि रेगुलर शेप है
तो सारा कुछ तो सेंट्रॉइड से ही डील होगा, है ना। अब ये रेगुलर टेट्राहेड्रन माइंड में ले आओ, तो अंदर जहां भी इसका सेंट्रॉइड है ना, वो सेंट्रॉइड से ये जो हमने OG1 डाला है वो फेस ABC पर पहले तो परपेंडिकुलर होगा, रेगुलर हुआ ना। तो OG1 जो है फेस ABC पर क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, और जो इसका सेंट्रॉइड G है वो इसी लाइन पर है, बोलो ठीक है। तो आप जरा सोचो, तो आप यहां ये जो OG वेक्टर है सेंट्रॉइड के फॉर्मूले से इसको क्या लिख सकते हो, A प्लस B प्लस C/4, और G जो है वो OG1 को किस रेशियो में बांट रहा होगा, 3:1, है ना। तो अब जरा सोचो, तो कोई स्फेयर है जो चारों वर्टिसेस से पास कर रहा है, तो उसका सेंटर G ही तो होगा, है ना। तो आप सोचो सेंटर G होगा, मतलब OG ही तो उसका कैपिटल R हुआ, OG ही उसका कैपिटल R हुआ। दूसरी बात कि अंदर एक स्फेयर हम ऐसे बना रहे हैं जो चारों फेसेस को टच कर रहा है, मतलब काइंड ऑफ इन सर्कल, है ना। तो आप सोचो वो जो टच कर रहा है उसका भी तो सेंटर G ही है, तो उस स्फेयर के रेडियस का रोल कौन प्ले कर रहा है, G1। तो अगर हमें कैपिटल R पता है तो स्मॉल r ऑटोमेटिकली पता है, क्या होगा उसका 1/3, 1/3, है ना। तो यहां से सबसे पहली बात तो हमें कैपिटल R जो है वो दिखा मॉड ऑफ OG, है ना, और जो स्मॉल r दिखा इट इज एक्चुअली, काम ही खत्म है। तो अब देखो इतना तामझाम करके क्या बात घूम फिर के पहुंच गई कि आपको अगर कैपिटल R चाहिए तो आपको कैसे भी करके मॉड ऑफ A प्लस B प्लस C इन टर्म्स ऑफ लैम्डा चाहिए होगा, ठीक है ना। तो कोई भी मॉड का क्वेश्चन स्टार्ट लेगा उसके स्क्वायर से, तो मॉड ऑफ A प्लस B प्लस C का स्क्वायर क्या बोलोगे, लैम्डा स्क्वायर कितनी बार, 3 बार, और प्लस 2 A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A, लैम्डा स्क्वायर बाई 2 कितनी बार, 3 बार, बोलो। तो इसका मतलब यहां से कितना आ गया, 6 लैम्डा स्क्वायर। तो देयरफॉर मॉड ऑफ A प्लस B प्लस C कितना आ गया, कितना आ गया, √6 आ गया, है ना। तो यहां से फाइनली हम कहेंगे देयरफॉर कैपिटल R इक्वल्स टू √6/4 और स्मॉल r इक्वल्स टू √6/, ठीक है ना, हाँ सॉरी लैम्डा, √6 λ/4 और √6 λ/12, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, तो प्रोजेक्शन एंड कंपोनेंट्स ये भी सुन रखा ही हो, है ना। तो प्रोजेक्शन एक मैथमेटिकल टर्म है विच इज डिफाइंड एज A डॉट B कैप, जिसमें A क्या है B क्या है, अब इसकी समझ बनानी है, ध्यान दो। तो कभी भी प्रोजेक्शन की बात होगी तो वहां आपको बोलेगा फलाने वेक्टर का प्रोजेक्शन फलाने पर, तो सबसे पहले इसमें गौर करना है किसका और किस पर, दो बातें, किसका और किस पर। अरे ध्यान दो, तो मान लो हम बोल रहे हैं वेक्टर A जिसका प्रोजेक्शन चाहिए और वेक्टर B जिस पर चाहिए, तो ये डिफाइंड होता है A डॉट B कैप, फोकस हो, A डॉट B कैप। तो A डॉट B कैप को आप कहोगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B, ठीक है। और ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है विच मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग अपॉन A और B के बीच का एंगल क्या है ना। तो हाँ, अगर A और B के बीच का एंगल अक्यूट है तो आपको A डॉट B कैप का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी दिखता है। अगर देखो तो यहां मैंने एक फिगर बना रखा है जिसमें वेक्टर A है, वेक्टर B है, और ये वाला जो हिस्सा रेड से मैंने मार्क किया है इट इज एक्चुअली A cos थीटा, नहीं, अब A cos थीटा, तो जरा देखो तो अपने पास, अरे बस A डॉट B कैप को आप क्या लिखोगे,
क्या ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, तो ये हो गया ए बी कॉस थीटा अपॉन बी, सॉल्व होके क्या आ रहा है। तो अगर ए अक्यूट है, एंगल अक्यूट है, तो बेसिकली ये इसका प्रोजेक्शन हुआ, ठीक है ना। तो देखो अब यहां बात करते हैं कंपोनेंट की, है ना। तो इस वेक्टर का इस वेक्टर के अलोंग इसको बोलते हैं कंपोनेंट और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट। मतलब ए वेक्टर का बी के अलोंग कंपोनेंट ये वेक्टर होगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये होगा, ठीक है ना। तो अगर हम इस पे फोकस करना चाह रहे हैं तो जरा देखो क्या होगा। आप अगर देखो तो ये ए कॉस थीटा ही अपना एक्चुअली क्या था, ए डॉट बी कैप। तो मैं इस वाले वेक्टर को, ये इतना सा वेक्टर, इसको क्या लिख सकता हूं, गौर करना, ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप, है ना। अब बी कैप ऑटोमेटिकली उसके डायरेक्शन को एडजस्ट कर देगा, इधर चाहे इधर, ठीक है। और अब इनमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा देते हैं। तो इस वाले वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, बेसिकली दिस प्लस दिस बोल सकता हूं, दिस। तो इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर माइनस ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप, ठीक है ना। तो ये हमने साथ के साथ सीख लिया कि किसी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब नोटिस करो, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था, ये सेम क्वेश्चन हो गया नहीं, क्या था कि ए का बी के अलोंग वाला कंपोनेंट और बी के परपेंडिकुलर। तो सेम आंसर को आप उस टेक्निक के थ्रू भी रीच कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो यहां से एक और ऑब्जर्वेशन कि अगर ए और बी दो यूनिट वेक्टर्स हैं सच दैट ए एंगल बी इज थीटा, तो ये भी बहुत काम की चीज है, ध्यान रखना। मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप को हम याद रखेंगे 2 cos थीटा बाई 2, मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप को हम याद रखेंगे 2 sin थीटा बाई 2। देखो कैसे, तो जरा मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप का स्क्वायर लेके चलो, तो मॉड ए का स्क्वायर 1, मॉड बी का स्क्वायर 1 और प्लस 2, ठीक है। और देखो तो ये हो गया 1 + 1 2, और ए कैप डॉट बी कैप को सीधा हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। और देखो तो ये क्या आ गया, ये अपने पास आ गया 2 टाइम्स, और यहाँ उससे हाफ एंगल वाले फॉर्मूले से ये हो गया, मॉड लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है, तो वो तो 0 से पाई के बीच ही होगा, तो थीटा बाई 2 तो अक्यूट हो गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसकी, तो ये क्या हो गया 1 + 1, है ना। तो ये क्या आ गया, है ना, कितना आ गया, ठीक है ना। चल अब यहां से क्रॉस प्रोडक्ट पे आते हैं, ये थोड़ा केयरफुली सुनना, आई होप सबको पता है, बट छोटी छोटी बातें हैं जिसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहां पे है कि अगर ए एंगल बी थीटा है और एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो ए और बी के परपेंडिकुलर है, और ए बी और एन कैप एक राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म कर रहा है ना। तो आई होप सब लोग फेमिलियर है राइट हैंडेड सिस्टम से, ठीक है। अभी और डिटेल में बात करते हैं। तो उस केस में हम कहते हैं कि ए क्रॉस बी जो है इट इज मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। अब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर है, इस वजह से हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये राइट हैंडेड सिस्टम को समझते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इट इज लाइक कि आप ए से बी की ओर जा रहे हो, तो आपके राइट हैंड का थंब किधर पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना। ए से बी की ओर जा रहे हो तो आपके राइट हैंड का थंब किधर पॉइंट कर रहा है, वो ए क्रॉस बी का वो डायरेक्शन ले रहा है, दैट इज एन कैप, ठीक है। तो अब ए क्रॉस बी क्या डिफाइन हुआ, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ठीक है ना। तो
तो अब सबसे जरूरी बात, अब के बाद जहां कहीं भी ए क्रॉस बी दिखता है तो उसको क्या फील करोगे? वेक्टर। सबसे पहले मतलब ये, ठीक है। तो यही बात ये यहां पर हो रही है कि जैसे ही ए क्रॉस बी देखते हो तो दिमाग में आ गया एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब कैसा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट? ठीक है, जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होगा, और जिसका जो डायरेक्शन होगा वो ए बी के प्लेन से परपेंडिकुलर। अब ए बी के प्लेन से परपेंडिकुलर तो दो पॉसिबिलिटी है, उस प्लेन से ऊपर, उस प्लेन से नीचे। तो यहां पे कह रहा है कि ये ऊपर वाला कि नीचे वाला, उसको आप राइट हैंडेड थंब रूल से पकड़ोगे, ठीक है ना। कि जैसे ए क्रॉस बी करना है तो अपने राइट हैंड को ए से बी की ओर ले जाओ और देखो थंब किधर पॉइंट कर रहा है। बी क्रॉस ए करना है तो बी से ए की ओर ले जाओ, देखो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो यहां से पता है ये समझते समझते, अच्छा फिर से बोल रहा हूं, ए क्रॉस बी देखते ही क्या फील होगा? वेक्टर, डायरेक्टेड लाइन। पोजीशन वेक्टर देखते ही क्या फील होगा? वेक्टर। सबसे पहले वेक्टर, फिर बाद में उसके अंदर के कैरेक्टरिस्टिक की बात होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट जो निकल के तुरंत से आ गया कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, है ना, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन की चीजें विद सेम मैग्नीट्यूड, है ना। तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। हाँ, ए क्रॉस बी को हम लिखेंगे माइनस बी क्रॉस ए। मतलब डॉट में ये समस्या ही नहीं होती थी कि किसको आगे रख रहे हैं किसको बाद में रख रहे हैं। क्रॉस अगर हम प्रोसीड कर रहे हैं तो हर हाल में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन पहले कौन बाद में, ठीक है। अच्छा, ए क्रॉस बी के मॉड का मतलब हो गया ए बी साइन थीटा। अच्छा, क्रॉस ने हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका दिया दो वेक्टर से परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर को मानने का। सुनो, दो वेक्टर से परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर को मानने का क्रॉस प्रोडक्ट ने एक बहुत बढ़िया तरीका दे दिया। क्या होगा? आप दोनों के क्रॉस को उसके मॉड से डिवाइड कर दो, आइदर विथ प्लस साइन और विथ माइनस साइन। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है प्लस या माइनस पे, लेकिन अगर आप उल्टा लिखना चाह रहे हो, जैसे आप उल्टा लिखना चाह रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब कॉमन लेना चाह रहे हो तो ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉमन हम तभी ले पाएंगे जब एक ही तरफ हो। जैसे यहां देखो, ये जो मैंने बाद में अंडरलाइन मारा है, ठीक है, जैसे देखो इसमें क्या है, ये अपने पास b और b कॉमन है, लेकिन एक में b बाद में है, दूसरे में b पहले है। तो पहले हमने सिंपल वो माइनस का हेल्प लेके दोनों को बाद में टिकाया, फिर यहाँ बाद में निकाला। या फिर मेरी मर्जी, मैं चाहूँ तो इसको ऐसे ले आऊँ और फिर दोनों पहले हो गया और यहाँ टिका दो, ठीक है ना। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव का रिवर्स वाला यूज कर रहे हो तो बी केयरफुल कि पहले तो कॉमन का थॉट कहाँ आएगा, जब दोनों में दो ब्रैकेट का सम लिखा है और दोनों में एक वेक्टर हो, है ना, तो वहां निकालने का थॉट आएगा। और निकालने का थॉट, वैलिड थॉट कब है? जब दोनों में या तो बाद में हो या दोनों में पहले है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बना लेंगे यूजिंग प्लस और माइनस साइन, ठीक है। फिर देखो, अच्छा, क्रॉस को चूंकि हम पहले से ही समझते हैं तो मैं बोलूं क्रॉस आसान की डॉट आसान? डॉट आसान। तो आपको एक ऑब्जर्वेशन है कि मॉड ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा और ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। जरा इनकी स्क्वायर एंड ऐड करो तो, है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। तो देखो यहाँ से आपको एक काम की चीज़ आती है कि मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इज एक्चुअली ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हम इसके थ्रू ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर को लिखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। तो हमें अगर ए क्रॉस बी का मॉड चाहिए तो अननेसेसरी हम क्रॉस के पचड़े में नहीं पड़ेंगे। उसको कैसे निकाल लेंगे? तो रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। अरे ध्यान दो, ठीक है। अब देखो, ए क्रॉस बी अगर कभी 0 दिख रहा है, जहां की आपको पता है कि ए बी नॉन नल है, तो 0 दिखने का मतलब क्या हुआ कि दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स।
मतलब एक जो है वो दूसरे का स्केलर मल्टीपल। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ आई जे की अगर बात करें तो सेम वेक्टर्स का क्रॉस तो क्या होगा 0, और चूंकि आई जे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं और ये प्रॉपर राइट हैंडेड थंब रूल सिस्टम फॉलो करते हैं तो ऑर्डर में 2 का क्रॉस तीसरा आएगा। तो देखो आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। लेकिन अगर इस ऑर्डर को उल्टा करते हो तो यहाँ पे माइनस साइन का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। इसको हम ये सर्कल से भी यूज करते हैं कि यहाँ पर अगर सेम सेंस में घुमा रहे हो तो इसी सेंस में कोई 2 का क्रॉस तीसरे के बराबर होगा। सॉरी, उल्टा लिख दिया, ऐसा है ना। सेम सेंस में घुमा रहे हो तो जैसे आई जे तो के जे के तो आई, के आई तो जे, लेकिन रिवर्स कर रहे हो तो माइनस में। आई होप ये सब आप पहले से जानते हैं, इसलिए फास्ट कर रहे हैं। अच्छा, 2 वेक्टर्स अगर आई जे के फॉर्म में पता है तो उनका क्रॉस का मतलब होता है डिटर्मिनेंट, जिसमें फर्स्ट रो में लिख लो आई जे के और बाकी 2 रो में उसी ऑर्डर में इनके डायरेक्शन रेशियो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अपने, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला ऑपरेशन है, एरर फ्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हमें ए वेक्टर बी वेक्टर पता है तो हम अगर यहाँ ए क्रॉस बी चाह रहे हैं तो ए क्रॉस बी क्या लिख लेंगे, आई जे के, और ए का डायरेक्शन रेशियोज 2 - 1 1 और बी का डायरेक्शन रेशियोज 3 - 2 -1, ठीक है। हाँ, इन दोनों रोज में आप कोई भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, फर्स्ट रो को छेड़ना नहीं, ठीक है ना, फर्स्ट रो को एज इट इज छोड़ना है। अब देखो यहाँ से अगर आप इसको खोलने लगे तो यहाँ पर आई कैप तो 1 और +2 3, जे कैप तो 3 + 2 5 और के कैप तो -4 + 3 यानी कि -k कैप। देखो अब देखो, जैसे कहा लेट a = दिस, b = दिस, देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। तुरंत रफ में क्या करते हैं, इनका क्रॉस i j k 2 - 1 1 और 3 - 2 - 1, ये रफ वर्क हो रहा है, ठीक है ना। सेम चीज़ है ना, अपने पास 2 - 1 1 और 3 - 2 - 1, परफेक्ट। तो यहाँ पर 3i और +5j -k। तो हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b, है ना। तो क्या होगा 3i + 5j -k और अपॉन रूट के अंदर 9 + 25 + 1 विथ +, ठीक है। अब मान लो यहीं पे बोलता क्या, फाइंड, जैसे मान लो यहीं पे देखो, यही को मैं यहाँ कॉपी करूं, जैसे मान लो बोला लेट a दिस बी दिस, है ना। तो देन फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b एंड हैविंग मैग्नीट्यूड, अरे बात नहीं मत करो, a एंड b एंड हैविंग मैग्नीट्यूड, बेवकूफ हो गया, एंड हैविंग मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 15, ठीक है ना। तो क्या होगा, सेम चीज का यूज करके इसमें 15 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, इसका आंसर हो जाएगा ±15 और 3i + 5j अपॉन रूट के अंदर 35। अब सुनो, एक टर्म आता है एरिया वेक्टर, है ना। तो एरिया वेक्टर सुन के फील क्या होगा, वेक्टर, है ना, सबसे पहले, है ना। एरिया वेक्टर सुन के फील होगा वेक्टर। अब क्या, अब इसके अंदर घुस के कॉन्टेक्स्ट में बात हो, एरिया वेक्टर होता किसका है ना। तो एरिया वेक्टर होता है किसी क्लोज्ड प्लेन सरफेस का, किसका, क्लोज्ड प्लेन सरफेस का, जिसकी बाउंड्री एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हो, मतलब इस तरह की बात नहीं होती, है ना।
तो ऐसा क्लोज प्लेन सरफेस जिसकी बाउंड्री एक दूसरे को क्रॉस ना कर रही हो, इसके कॉन्टेक्स्ट में एरिया वेक्टर की हमेशा बात होती है। तो एरिया वेक्टर होता है एक वेक्टर। अब कैसा वेक्टर, तो उसकी दो बातें सोचनी होंगी, उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड। तो इट इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड which is equal to the area of the surface, which is equal to the area of the surface, and direction perpendicular to that surface towards the observer, towards the observer। अब जैसे मान लो ये अपने पास ये बोर्ड है ना, तो बोर्ड का एरिया अगर मान लेते हैं 50 स्क्वायर यूनिट्स है, तो अगर मैं यहां पे ये पेन एक वेक्टर कह रहा हूं, ठीक है ना, और मैं कह रहा हूं कि इसका मैग्नीट्यूड 50 है, और देखो ये इससे परपेंडिकुलर है, और किस टिप इसका किसकी ओर है, हमारी ओर है, तो मैं इसको कहूंगा, ये जो पेन है इसको कहूंगा इस क्लोज प्लेन सरफेस का एरिया। ठीक है, तो अब देखो यहां पर कुछ बेसिक बातें, जैसे मान लो कि एक पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट साइड्स वेक्टर के फॉर्म में है, ए वेक्टर बी वेक्टर। अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो जरा देखना, तो आपको इसके बेस का रोल प्ले करेगा मॉड ए और हाइट का रोल प्ले करेगा बी साइन थीटा। तो आप देखो तो मॉड ए इंटू बी साइन थीटा इज एक्चुअली मॉड ए क्रॉस बी, है ना। तो आप यहां पर अगर मेरी बात समझ पा रहे हो तो जरा देखो तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किस ओर होगा, मेरी ओर। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा मेरी ओर, ठीक है ना। और मॉड ए क्रॉस बी क्या आ रहा है, इस पैरेललोग्राम का एरिया। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर हुआ जो कि एरिया वेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक ऐसे पैरेललोग्राम का एरिया वेक्टर है ना, जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, और यहीं से लगे हाथ तो अगर हम एरिया ट्रायंगल एबीडी चाह रहे हैं तो वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, हाफ मॉड ए क्रॉस बी। तो हाफ मॉड ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, एक ट्रायंगल के दो साइड्स अगर वेक्टर के फॉर्म में पता है और हमने उन दोनों साइड्स का ले लिया क्रॉस और मॉड लगा के हाफ किया, तो हमें उस ट्रायंगल का क्या मिल जाना है, एरिया। अब इसकी समरी बनाओ कि अगर पैरेललोग्राम के दो साइड्स वेक्टर के फॉर्म में पता है तो दोनों का क्रॉस किया, दोनों का मॉड लगाया, क्रॉस करके मॉड लगाया, लगाते ही हमें उस पैरेललोग्राम का क्या मिल चुका है, एरिया। किसी ट्रायंगल के दो साइड्स वेक्टर के फॉर्म में पता है तो दोनों का क्रॉस करके मॉड लगाया और हाफ किया, तो हमें उस ट्रायंगल का क्या मिल गया, एरिया। अब इसी में एक और मजेदार बात होती है कि अच्छा यहां तो अभी पैरेललोग्राम की बात हो रही थी, अब यहां देखो एक जनरल क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। एक जनरल क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है कि अगर इसके डायगोनल वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, मतलब एसी डायगोनल को हमने ए वेक्टर बोल दिया है और बीडी डायगोनल को बी वेक्टर बोल दिया है, ठीक है ना। तो यहां पर एरिया ए बी सी डी, मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फॉर्मूला निकल के आएगा हाफ ए क्रॉस बी का मॉड। मतलब डायगोनल्स वेक्टर के फॉर्म में पता है तो जैसे ही उनका क्रॉस करके मॉड लोगे और हाफ लगाओगे तो आपको उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल गया। यहां क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब देखो इसको प्रूव करते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है ना। तो जरा देखना, तो मैं ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुना। मैंने लिखा ए बी क्रॉस ए सी और हाफ लगा दिया, तो हाफ ए बी क्रॉस ए सी आपको ट्रायंगल ए बी सी का एरिया वेक्टर है, जिसका डायरेक्शन किस ओर है, मेरी ओर है। देखो ना, ए बी क्रॉस ए सी। और इसी के साथ अच्छा इसका एरिया वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और डायरेक्शन किधर है, ऊपर की ओर, मेरी ओर, ठीक है। अब इसके साथ मैं जोड़ता हूं हाफ ऑफ ए सी क्रॉस ए डी। गौर करो तो ये भी एक एरिया वेक्टर है, जिसका डायरेक्शन किधर, तो प्लेन से परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और जिसका मैग्नीट्यूड क्या, ट्रायंगल ए सी डी का एरिया।
तो आप सोचो तो कि अगर दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होगा तो आप जब उनको जोड़ोगे, है ना, तो ओवरऑल जो एक वेक्टर निकल के आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के सम के ही तो बराबर हो, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहां पे इंटरेस्टिंग क्या हुआ कि अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो मैंने ये जो लिख लिया है ना, ये इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया वेक्टर है, क्योंकि सेंस तो दोनों का कहां था, सेम था, और किधर था, मेरी ओर था। तो अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड तो हो गया इस एबीसीडी का एरिया, और सेंस मेरी ओर है, तो ये बन गया इसका एरिया वेक्टर। मतलब अगर हम ये वेक्टर निकाल लें तो इसी वेक्टर का मॉड हमें क्या दे देगा, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो क्या हुआ, हाफ कॉमन लेके और ए बी, देखो अब दोनों में एक वेक्टर कॉमन है ना, तो यहां से मैं कह सकता हूं ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, तो ए बी माइनस ए डी क्रॉस ए सी। अब जरा देखो तो ए बी माइनस ए डी को लिख सकते हैं डी बी, नहीं देखो ना यहाँ ट्रायंगल लगाओ ना, तो ए बी वैक्टर प्लस डी बी वैक्टर इक्वल्स टू ए डी वैक्टर, हाँ सॉरी ए बी वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर, ए बी वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर इक्वल्स टू ए डी वैक्टर, है ना। तो आप देखो तो यहां से ए बी माइनस ए डी को आप क्या लिख सकते हो, माइनस बी डी, तो हाफ और माइनस बी डी वैक्टर और क्रॉस ए सी वैक्टर। तो अगर देखा जाए तो यह आया हाफ और ए सी क्रॉस बी डी। अब ए सी ही अपना ए वैक्टर है कि नहीं, और बी डी अपना बी वैक्टर है। इट इज हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। तो हाफ ए क्रॉस बी हमें प्रॉपर इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया वेक्टर मिल चुका है, और जैसे इसका मॉड लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ए बी सी डी। ठीक है। एक और सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है कि एक ट्रायंगल है एबीसी जिसके वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ठीक है ना। तो अब जरा देखो तो यहां पे मैं लिखता हूं हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ बी सी क्रॉस बी ए। ठीक है, क्या हम इसका एरिया वेक्टर लिख रहे हैं, ये बिल्कुल मेरी ओर है ना, और इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जरा देखो तो इसको हम लिख लेते हैं यहां से हाफ ऑफ बी सी का मतलब हो गया, है ना, और क्रॉस बी ए का मतलब हो गया ए माइनस बी। अब यहां क्रॉस कर दो, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो हाफ, और देखो तो जरा क्या होगा, तो सी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए और माइनस माइनस प्लस 0। ठीक है, अब जरा देखो तो कुछ बढ़िया फील हुआ क्या, उनका ऑर्डर में पेयर वाइज क्रॉस, मतलब हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये हमें इस ट्रायंगल का क्या दे रहा है, एरिया वेक्टर, है ना। तो यहां से दो बातों की क्लैरिटी आई कि अब के बाद कभी भी ए क्रॉस बी प्लस, एक सेकंड देखो, तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, पहली तो क्लैरिटी आई कि ये एक ऐसा वेक्टर है जो इस ट्रायंगल के प्लेन से होगा परपेंडिकुलर, ट्रायंगल के प्लेन से होगा परपेंडिकुलर और टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, अगर ऑर्डर में ले रहे हैं तो। ठीक है ना। और अगर हम यहां से एरिया ट्रायंगल एबीसी की बात करें तो हम यहां क्या बोलेंगे, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ठीक है, अब जैसे देखो कुछ बेसिक बातें देखते हैं।
जैसे कह रहा है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 15 सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स 4i माइनस जे प्लस 8k एंड माइनस जे प्लस के। खत्म। क्या होगा, तुरंत रफ में क्या करते हैं, i j k है ना, और 4 माइनस 1 8 और 0 माइनस 1 1, ठीक है ना। तो यहाँ से i कैप 7i कैप j कैप और k कैप -4, ठीक है। अब अच्छा, ये अलग से रफ में मैं हमेशा इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर कोई कॉमन मल्टीपल आया तो उसको उड़ा देंगे, है ना। तो अब देखो ये जब अपने पास आ गया तो हम यहाँ सीधा ही आंसर लिखते हैं। आंसर क्या लिखेंगे, ±15 इंटू 7i माइनस 4j माइनस, और अपॉन ये हो गया अपने पास 49 प्लस, ठीक है। जैसे कह रहा है इफ, ये वाली बात कि मॉड ऑफ a क्रॉस i का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ a क्रॉस j का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ a क्रॉस k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स a स्क्वायर, देन फाइंड लैम्डा, ठीक है। अब देखो यहां पे ये दो बातों को अगर हम देखें तो ये खत्म है क्वेश्चन। क्या होगा, अब जैसे आप यहां लेके चलो तो मॉड ऑफ a क्रॉस i का स्क्वायर क्या बोलोगे, क्या, a स्क्वायर i स्क्वायर तो हो गया 1 और माइनस a डॉट i का स्क्वायर, ठीक है ना। a क्रॉस j का स्क्वायर बोलोगे आप a स्क्वायर माइनस a डॉट j का स्क्वायर, है ना। और a क्रॉस k का स्क्वायर क्या बोलोगे, a स्क्वायर माइनस a डॉट k का स्क्वायर। तो आप ये पूरी चीज़ को करोगे तो क्या लिखोगे, 3a स्क्वायर और माइनस क्या, यहाँ से अगर आप बात समझ रहे हो, पहले ये लिखा हुआ क्या है, a डॉट i का स्क्वायर प्लस a डॉट j का स्क्वायर प्लस a डॉट k का स्क्वायर, है ना। और LHS को लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, यानी कि देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2। बेसिक बात है, ठीक है। अच्छा जैसे देखो ये क्वेश्चन पे मैं 30 सेकंड पॉज लेता हूँ। फर्स्ट थॉट क्या रहा, पेने कितने लोगों को आया देखते हैं, कितने लोगों के इस पे नजर गई, बढ़िया। तो अब इसको क्रैक क्या करेंगे, देखो तो b क्रॉस a माइनस इक्वल्स टू 0, दिस विल इम्प्लाई इक्वल्स टू 0। अब दिस विल इम्प्लाई कि b माइनस से c एंड a आर कोलिनियर, तो हम यहाँ से b माइनस c को मान लेंगे लैम्डा टाइम्स a, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, इफ द एंगल बिटवीन c एंड दिस इज थीटा, ठीक है ना। तो अब हम क्या सोच रहे हैं कि कैसे भी करके मुझे मतलब लैम्डा मिले। तो देखो यहाँ अननोन्स घुसे हुए हैं, ठीक है। तो अननोन्स घुसे हुए हैं, तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लैम्डा निकालना है ना। तो लैम्डा निकालना है तो ज़रा देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो एक बार a से डॉट लो, तो a से डॉट लोगे तो क्या होगा अपने पास, या रुको नहीं अरे बहुत लग, b माइनस सी यहाँ रख दो, तो b माइनस सी यहाँ रख दो, बिल्कुल ठीक बात। तो b माइनस सी कितना रहा ज़रा देखना, तो b माइनस सी मतलब हो गया -5i, ठीक है। और तो -8 माइनस C2 यानी कि माइनस ऑफ 8 प्लस C2j, है ना। और 2 माइनस C3k और इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स i प्लस j प्लस k। अब इक्वेट कर सकते हैं, i j के नॉन कोप्लानर वेक्टर्स है। तो यहाँ से क्या आ गया,
-5 इक्वस टू लैम्डा, -8 माइनस C2 इक्वस टू लैम्डा, और 2 माइनस C3 इक्वस टू लैम्डा। तो लैम्डा तो आ चुका है -5, तो C2 यहाँ से आ जाएगा और C3 आ जाएगा 7, ठीक है ना। अब अपने पास C वेक्टर क्या है? C वेक्टर है क्या? 4i माइनस 3j। अब इसका किसके साथ एंगल है? थीटा, इस गोले के साथ। तो हम यहाँ पर cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos थीटा को लिख सकते हैं, देखो 12 माइनस 12 प्लस 7 और अपॉन रूट के अंदर पहला क्या होगा? तो 16, 9, 25 और 1 26, रूट 26, और दूसरा वाला रूट, बस यहाँ से फिर हम सेक थीटा निकालेंगे और फिर मतलब बेसिकली सेक स्क्वायर थीटा क्या आ गया? सेक स्क्वायर थीटा आ गया अपने पास 26 इंटू 74 अपॉन 7, वहाँ से tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या बच रहा है? हट, हाँ हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ 4 क्वेश्चन छोड़ता हूँ, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। नहीं 3 ही है, चौथा तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो कल देखते हैं।